पर आप ऑलरेडी इतने लर्नड है, बट आई विल ट्राई टू समथिंग। ओके, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं। तो बेसिक फीचर्स से पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर किसी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए एक मिरर की तरह काम करता है, एक दर्पण की तरह, जिसमें सारे हमारे सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री का अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह इंडिया का भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। और हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अपनी वहाँ की पर्टिकुलर परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है, किस पर्टिकुलर कंट्री के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उस तरीके से बनाया जाता है। तो इसी तरीके से भारत में भी अलग अलग तरीके से भारत में भी इसी तरीके से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद सर हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो स्पेसिफिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी इस पर्पज के लिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो 26 नवंबर 1949 में उन्होंने अपना ये संविधान बना दिया था, और वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ये मतलब ऑलमोस्ट हम सभी जानते ही हैं। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई जो अलग अलग कंट्रीज से लेके की गई, जिसमें जिन कंट्रीज का हमें जो चीजें बेस्ट लगी वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर ली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो हमने बाद में अमेंडमेंट के साथ ऐड की, जैसे 42nd अमेंडमेंट था, उसमें बहुत सारी चीजें हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड की। कुछ 1935 का जो हमारा जो एक्ट था, उस एक्ट में भी हमने बहुत कुछ, उस एक्ट से भी हमने हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ली। इसीलिए उसको हम उस एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसी एक्ट से हमने हमारे संविधान में डाली। तो ये हमारे संविधान के बारे में सर जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या है, क्या क्या हमारे मेन फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब हम वन बाय वन हम बात करेंगे। बेटा आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज को? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके, तो देखिए इसमें हमारा जो पहला हम जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और बहुत ही लेंदी है। इनफैक्ट इसको हम वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि और इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और बाकी कंट्रीज ने नहीं लिखा। देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कंट्री का लिखा हुआ है किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेज में लिख दिया और वो बुक की तरह बना दिया। ऐसे तो जो हम कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लैंड का, लेकिन रिटन में तो उनके भी किसी बुक फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन उसको रिटन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट किया गया है सारे आर्टिकल्स का, प्रॉपरली इनको कॉडिफाई किया गया है। तो प्रॉपर कॉडिफिकेशन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो हमारा संविधान बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया है, हर प्रोविजन का, हर आर्टिकल का। तो इसलिए हमारे संविधान को सबसे लेंदी संविधान कहा जाता है, क्योंकि सबसे लंबा संविधान है। इस संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं। स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, जो अब बढ़ के 448 के अराउंड हो चुके हैं। 22 पार्ट से अब 25 के अराउंड हो चुके हैं, और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं, और अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इतनी सारी जो चीजें इनमें हमने ऐड की है वो सिस्टमैटिक तरीके से ऐड की गई है। इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर पायली हैं उन्होंने तो हमारे संविधान को एक तरीके से हाथी के रूप में कहते हैं कि भी बड़े हाथी की तरह हमारा संविधान है, जिसको वो एलिफेंटाइन फॉर्म में कहते हैं कि एलिफेंटाइन फॉर्म में हमारे संविधान को बनाया गया है। इसमें सभी प्रोविजंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद मैं बात करूंगी संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे देश के आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को उसमें कवर किया गया है। किन आइडियल्स पे चलकर क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं, उन सारी चीजों का जिक्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है। इससे पहले कि इसमें क्या जिक्र किया गया है, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रस्तावना होती क्या है। जो हमारी प्रियम्बल है, हमारी किसी भी चीज की प्रियम्बल जो भी होती है,
वो उनकी जनरल इंट्रोडक्शन से पहले का पेज होता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम उसकी भूमिका के तौर पे एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। जैसे हम कोई भी बुक लेते हैं, बुक से पहले हमें बुक के कंटेंट से भी पहले हमें प्रस्तावना का पेज लगा मिलता है। उस पेज को अगर हम देखें तो उस पेज में ये लिखा होता है कि दिस बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर सो एंड सो पर्पज, दिस बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑफ BA फर्स्ट ईयर, फॉर KUK, MDU, CDLU, एनी अदर यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू। तो हम किसी भी बुक को लेने से पहले प्रस्तावना देख लेते हैं और उस कवर पेज से ही हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये बुक किस पर्पज के लिए बनाई गई है। इसी तरीके से हमारा संविधान में प्रस्तावना में बताया गया है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो इसमें प्रोविजन में, प्रस्तावना में बताया गया कि हमारे जो अंतिम शक्ति है वो भारत के लोग हैं, प्रभु सत्ता भारत के लोगों के पास है, इनके पास है फाइनल सारी शक्ति। और हमारे संविधान में प्रस्तावना में ही बताया गया कि किन किन आदर्शों को और लक्ष्यों को हमने प्राप्त करना है, किन किन चीजों पर चलकर हमने हमारे जो आगे लॉज हैं वो बनाने। सारी प्रस्तावना से हमें हमारे उद्देश्यों का पता चलता है, क्या क्या हमारे आदर्श हैं जो हमने फर्दर अचीव करने हैं। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमारा देश जो है प्रभु सत्ता संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। इसमें हमारे उद्देश्य जो है न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये सभी हमारे आदर्श हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाते हैं। और हमारी प्रस्तावना से ही हमें हमारे देश के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में पता चलता है कि हम किस तरीके से वेलफेयर स्टेट के तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रस्तावना से ही हमें हमारे संविधान के बारे में ऑलमोस्ट काफी कुछ पता चल जाता है। उसके बाद में बात करूंगी, इसका जो तीसरा लक्षण है वो है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम इन सभी वर्ड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न का मतलब क्या है? प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता का मतलब होता है, दो तरह की प्रभु सत्ता होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि आंतरिक रूप से हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने देश के सभी राज्यों पर हमारी सरकार का पूर्ण अधिकार है। और हम एक्सटर्नल की बात करें तो विदेशी मामलों में हमारा देश किसी भी तरह के डिसीजन लेने के स्वतंत्र है। किसी की प्रेशर में आके हमारा देश किसी भी प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो इंडिपेंडेंट है अपने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो ये हम प्रभु सत्ता कहेंगे। इसमें किसी भी तरह की डिसीजन आंतरिक या बाहरी, उनके मामले में हमारा देश, हमारी सरकार स्वतंत्र है। उसके बाद में बात करूंगी समाजवादी की। देखिए, समाजवाद की अगर हम जनरल डेफिनेशन ले तो इसको हम इक्वालिटी मान सकते हैं। समाजवाद के तरीके से हमारा जो जिक्र किया गया है हमारी जो प्रस्तावना में, उसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि सभी लोगों को विकास के उचित अवसर दिए गए हैं और समान रूप से दिए गए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को, समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए समान अवसर दिए गए हैं। उसके बाद में बात करूंगी धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष एक होता है धर्म सापेक्ष और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जिसका मतलब है कि राज्य का अपना इंडिपेंडेंट कोई रिलीजन नहीं है। राज्य किसी भी रिलीजन के लिए किसी व्यक्ति को नहीं कहता। कोई राज्य, हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो धर्म के लिए किसी व्यक्ति पर अपना धर्म नहीं थोपता। आदमी स्वतंत्र है, किसी भी तरह का धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को स्पेशल कोई धार्मिक संरक्षण देने की व्यवस्था नहीं करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। इनफैक्ट चंदा इकट्ठा करने के लिए भी राज्य मजबूर नहीं कर सकता। आप अपनी इच्छा से धार्मिक पर्पज के लिए दान कर सकते हो, धार्मिक पर्पज के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, लेकिन सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से आपको कोई भी इस तरह का कुछ भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा। उसके बाद बात आती है लोकतंत्रात्मक। हेलो 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 हेलो, आवाज तो आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। हाँ जी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही सरोज। नहीं आ रही।
बोलो बेटा, आप बना लो, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। इनविटेशन नहीं आ रहा मैम। हेलो, अभी भेजती हूँ अमनार। तो बोल दो पापा मुझे। पेज पर सर अंजू मैम को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको होस्ट बनाया हुआ है। सर आप मैम को ऐड कर सकते हैं, मेरे पे उनका इनविटेशन नहीं आ रहा सर।